So, students, good morning. How are you? Fine. So, today we want to discuss integration. बच्चे हमने in detail differentiation already पढ़ा है, तो अब हम बात कर रहे हैं integration की. Actually, differentiation and integration are reciprocal to each other. अब मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि ये जो है दिस इज द सिंबल ऑफ इंटेग्रेशन. किसका सिंबल है? इंटेग्रेशन का. अब मैं अगर लिखती हूँ एफ एक्स डी एक्स, तो दैट मीन्स एफ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, और उस फंक्शन को आपने क्या करना है? इंटेग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये बन गया आपके पास एफ एक्स डी एक्स. यू आर इंटेग्रेटिंग एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे आपके पास डिफ्रेंसिएशन में थे एक्स रेज टू पावर एन. अब इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन? एक्स रेज टू पावर एन की. तो इसका फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन. ठीक है. इसमें चाहे एन की पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. क्योंकि बेटा अगर n की वैल्यू माइनस वन होगी तो आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाएगा, तो समथिंग ओवर ज़ीरो विल बी इन्फिनिटी. समझे? सो समथिंग ओवर ज़ीरो इज इन्फिनिटी, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे. अब क्वेश्चन है कि अगर n की वैल्यू माइनस वन हो तो ये बेटे क्या बन गया? वन बाई एक्स. तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x टू बेस e. एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, एक कॉमन लॉगरिथम. कॉमन लॉगरिथम जहाँ पर कोई भी बेस नहीं लिखी होती और अंडरस्टूड है बेटा उसमें बेस 10 होती है. ये है नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज log टू बेस e. अब इसमें जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, अब इसमें देखो, जैसे सपोज कर लो आपने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये बन जाएगी एक्स क्यूब बाई 3. अब मान लो आपने वन बाई एक्स स्क्वायर की लेनी है. अब जब आपने वन बाई एक्स स्क्वायर की लेनी है, दैट मीन्स दिस इज एक्स रेज टू पावर माइनस टू. वन बाई एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स रेज टू पावर माइनस टू. तो इसकी क्या बन गई? माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन. तो इट इज एक्स रेज टू पावर माइनस वन, यानी कि माइनस वन बाई एक्स. तो इसलिए इसकी क्या बन गई? माइनस वन बाई एक्स. अब अगली चीज जो इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. अब आप बच्चे इसमें एक काम करके देख लीजिए कि मैं आपको ये कहती हूँ कि यू डिफ्रेंशिएट एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन. ये जस्ट आपको बताने के लिए. तो बेटा वन ओवर एन प्लस वन बाहर आ गया कांस्टेंट. आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन. तो ये वन ओवर एन प्लस वन आ गया. अब इसमें बेटे पावर डिफ्रेंसिएशन में आगे आ जाती है और एक एक्स की पावर कम हो जाती है, तो एन प्लस वन माइनस वन विल बिकम एक्स रेज टू पावर एन. इससे कैंसिल हो गया, तो व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग एक्स रेज टू पावर एन. ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके पास जो है इसके डिफ्रेंसिएशन की आगे. सो इसलिए एक्स रेज टू पावर. अब क्लियर हुआ ना कि आप अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन लोगे तो वो एक्स रेज टू पावर एन के बराबर आएगी. अब अगला पॉइंट मैंने ये आपको जो शो कर दिया. अब अगला पॉइंट बेटा इसमें ये आता है कि जब भी हम ये इंटीग्रेशन कोई भी इनमें से ले रहे हैं तो हम ना इसमें साथ में क्या लिखते हैं? प्लस सी. यानी कि जैसे जब हम लिखते हैं ना एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, तो हम इसकी लिखते हैं एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन upon n plus 1 plus c, where c is constant of integration. c इसमें क्या है?
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप इस चीज को देखो, जो इसमें सी आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसलिए पड़ी बच्चे। अब ये देखो, ऐसा करो, डिफरेंशिएट करो एक्स क्यूब प्लस 5 को, क्या आंसर आएगा? 3x², क्योंकि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आ गई 3x² और 5 कांस्टेंट है उसकी 0। अब आप ऐसे करो, अब डिफरेंशिएट करो x³ प्लस 7 को, अगेन यू विल गेट 3x²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू आप ले लेते हो, इफ आई एम राइटिंग d/dx ऑफ x³ प्लस c, देन इट इज 3x²। तो इसका मतलब कि जब मैं 3x² को इंटेग्रेट करूंगी तो आई शुड राइट इट एज x³ प्लस c। सो पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको ये बताया है कि इंटीग्रेट एंड डिफरेंशिएशन आर रेसिप्रोकल। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशिएशन है तोड़ना, रेट, और इंटीग्रेशन है जोड़ना, जमा करना। तो अब नेचुरली अगर आप 100 रुपीज़ को तोड़ते हो तो आपके छोटे छोटे नोट आ गए, 50 + 50, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 बनेगा तो 100 ही। तो वो वाली बात होगी। दूसरी चीज़ हमने इसमें ये कही कि जब हम इसमें इंटीग्रेट का फॉर्मूला ले रहे हैं, उसके साथ सी आ रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों आया है वो मैंने आपको समझा दिया। कोई भी आप लोगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जब आप लेते हो, इनडेफिनेट का मतलब कि वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, तो उस केस में आपके पास ये आएगा ही आएगा। अब उसके बाद आपके पास फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला अब आपको देखो बताया, जो आपने फॉर्मूले लर्न किए, x⁻n, that is n + 1 upon n + 1। उसके बाद 1/x, when x is n is -1, तो it is log of x to base e। तीसरा sin x। अब sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी? इट विल बी -cos x, और cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? इट विल बी sin x। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जो आपके पास है, जो कि आपको आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात जो है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ले रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़नी है। ठीक, अब इसमें देखो, इसको अप्लाई करना देखिए कि जिस तरीके से अब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि x = 1, 2, 3, 4, आप ले रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यू आर टेकिंग एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें गैप्स हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि भाई जी सारे रियल नंबर्स ले लो, तो फिर वो डिस्क्रीट नहीं ना रहे, ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज होगी, वो डिस्क्रीट नहीं रहेगा। इफ यू आर टेकिंग ऑल द रियल नंबर्स, सो यू कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो आपके पास फिर बेटा वो चीज़ क्या बन जाएगी? कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगी। देन दैट समेशन विल चेंज इनटू इंटीग्रेशन। किस में चेंज हो जाएगी? इंटीग्रेशन में। अब जैसे आपको मैं इसमें अब ये बताऊं कि आपके पास है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब आपके पास है dx, अब इसकी क्या इंटीग्रेशन आएगी? अब आप कहोगे dx, इसमें तो किसको इंटीग्रेट करें? dx में किसको इंटीग्रेट करें? 1 ही है ना बेटे, dx मीन्स 1 into dx, dx मीन्स 1 into dx, और 1 क्या है? x⁻0। 1 क्या है? x⁻0।
अब देखो भाई, ये तो नेचुरली अगर dx है तो ये थोड़ा तुम यहाँ t रेज टू पावर 0 कह दोगे तो x रेज टू पावर 0 ही लोगे। तो अब x रेज टू पावर 0 है तो ये क्या बन गया 0 + 1/1, दैट मीन्स इट विल बी x। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास dx है उसकी इंटीग्रेशन आ गई x, अगर आपके पास है dt तो उसकी इंटीग्रेशन आ गई t, अगर आपके पास है d थीटा तो उसकी इंटीग्रेशन आ गई थीटा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको मैंने बिल्कुल सिंपल जो बेसिक्स हैं जो कि आपके फिजिक्स में यूज होने हैं, क्योंकि देखो आपको इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, लेकिन आपको जो इन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उस एंगल से आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है? अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे मैंने जितना भी काम करवाया इसमें मैंने कहा साथ में हर एक के साथ क्या आएगा +c, एंड दैट c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लेना फिर बेटा यहाँ पर आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मीनिंग, जैसे मैं कहूँ डिफरेंट इंटीग्रेट x² dx विद इन द लिमिट्स x = 1 to x = 3। तो इसमें अब हमने क्या किया, लिमिट्स दे दी हैं किसकी, x की, कहाँ से वेरी हो रहा है 1 to 3। अब इसमें कैसे करना है कि पहले तो आप इसे इंटेग्रेट करोगे, सिंपल। अब x² की इंटीग्रेशन बनेगी x³ / 3। अब इंटीग्रेशन आ गई, अब हमें क्या करना है आगे वैल्यूज को, तो इसलिए लाइन लगा ली, x = 1 है और यहाँ क्या है x = 5। ठीक हो गया? तो ये आपके पास है कि इंटीग्रेशन से ये जो है आपके पास लाइन आ गई। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है 1/3, वैल्यूज किसकी होनी है, वेरिएबल की, x की। तो अब ये क्या बन गया 5 raised to power 3 minus 1 raised to power 3। Now 5 into 5 is 25 into 5 125 minus 1, तो it will be 124/3 जो आपका आंसर आएगा। सो इसमें आपने क्या सीखा कि पहली बात तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करोगे तो जो लिमिट्स आएंगी those limits will be of variable। ठीक होगी बात? और नीचे नीचे है तो लोअर लिमिट, ऊपर है तो अपर लिमिट। तो इसमें पहले हम जैसे सिंपल इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसी तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन होगी इसलिए हमने ये लाइन लगा दी, तो उसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट। जैसे मान लो अब आपको कहा जाए इंटीग्रेट cos थीटा d थीटा विद इन द लिमिट्स 0 to π/2। अब ये किसकी लिमिट्स हैं, थीटा की, d थीटा, तो थीटा वेरिएबल हो गया उसकी। अब पहले cos थीटा की इंटीग्रेशन लिखो, इट इज sin थीटा। नाउ वैल्यू इज फ्रॉम 0 to π/2, तो पहले अपर लिमिट साइन ऑफ π/2 फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट साइन ऑफ 0। नाउ साइन π/2 साइन 90 डिग्रीज 1, साइन 0 डिग्री 0, तो योर आंसर विल बी 1। तो cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या बन गई 1। तो इस तरीके से हमने डेफिनेट इंटीग्रल में चलना है। अब आपको ये यूज़ कैसे होगा, तो अब ये दोनों चीज़ें मेरा ख्याल आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशंस की बात बता रही हूँ कि फिज़िक्स में किस तरीके से बेटे ये यूज़ होती है। याद है तुम्हें तुमने ये किया था जो अपना काइनेमैटिक्स, और उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि भाई जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं दोज आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म acceleration, you can say uniformly accelerated motion।
अब मान लो बच्चे आपको ये प्रॉब्लम आती है, देखिए ध्यान से, a body starts with initial velocity u and is under acceleration at depending upon time. at मतलब t here is the time, तो a constant at. Now what will be final velocity after t seconds? अब देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है दैट इज u एंड एक्सेलरेशन इज a इंटू टी, और फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है आफ्टर टाइम t सेकेंड्स. दिस इज. अब आप क्या यहाँ पर सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप ये एक्सेलरेशन को इंटू टी लिख दो, आप लिख लोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर. दिस विल बी रॉन्ग. क्यों बेटा? हियर एक्सेलरेशन इज a इंटू टी, ये तो मैंने आपको फिर भी स्ट्रेस दे दिया कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, दैट मीन्स दिस इज नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम इस तरीके से नहीं कर सकते. क्लियर? तो चलो अब इससे तो नहीं कर सकते, करना तो है. फिर हम कैसे इसमें लेंगे? आप सिंपल लीजिए कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt विच इज इक्वल टू a इंटू टी. ठीक हो गया? वैल्यू पुट कर दी. दैट मीन्स dv is equal to a t into dt. So change in velocity आपके पास आ गया corresponding to time interval of dt seconds. ठीक है? तो टोटल चेंज देखने के लिए क्या करोगे? You will integrate it. कहा ना, जोड़ना. थोड़ी का पता है, ज्यादा का पता करना है. अब लिमिट डालोगे. नाउ यू विल से इंटेग्रेट बोथ साइड्स. अब लिमिट्स कैसे सोचोगे? व्हेन टाइम t इज 0, तो बेटा वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और आफ्टर t सेकेंड्स वेलोसिटी कितनी होगी? दैट विल बी v. यही है ना? तो इसका मतलब किसकी इंटीग्रेशन ली? dv की. कहाँ से? फ्रॉम u टू v. और इधर ये क्या आ गया? at dt. लिमिट्स कहाँ से ली? 0 से t. ठीक. अब dv की इंटीग्रेशन है v, अभी किया ना, और लिमिट पुट करनी है तो ऐसे लिख लिया. a आ गया. t की क्या आएगी? t रेज टू पावर 1 हो गया. 1 plus 1 2, that is t square by 2, 0 to t. अब ये अपर लिमिट v, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट u, a by 2 t square माइनस 0. तो v माइनस u इज a by 2 into t square. तो what is v? v is equal to u plus half a t का स्क्वायर. है कि नहीं? तो इस तरह से आपने करना है. तो अब क्लैरिटी होगी ना? तो इसलिए अब मैं वहाँ पर वापस आपको काइनेमेटिक्स की भी याद दिला रही हूँ. तो हमेशा बच्चे ये याद करिए, ये याद रखिए कि अगर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नो प्रॉब्लम, वी कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द फॉर्मूले. लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है और हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? इंटेग्रेट करके. और बच्चे यहाँ से वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट तक पहुँचना है फिर क्या करेंगे? अगेन वी विल इंटेग्रेट इट. यहाँ से आप dv को क्या लिख लोगे? dx by dt. इंटेग्रेट करोगे तो x आ जाएगा. सो ठीक है. तो अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, x आपके पास दिया है, उसको डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया,
एक्सलेरेशन आ गई। अब उल्टा देखो, एक्सलेरेशन को इंटीग्रेट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया डिस्प्लेसमेंट, हो गया ना, अब चल पड़ा ना उल्टा सर्कल अपोजिट। तो इस तरीके से आप इसमें जो है इस पॉइंट को लेते हो। एक तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बता दी कि इस तरीके से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूं इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे तो फॉर्मूले तो सिंपल ही यूज़ होने हैं, लेकिन क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की बात भी आ गई, और ये वैल्यूज जो है उसने नहीं लेनी, हमने खुद अपने कॉन्सेप्ट लगा के लॉजिक से फाइंड आउट करनी है। अब दूसरा देखो कि मान लो कि मैं अब आपके पास है, सपोज कर लो कि ये एक ग्राफ आ गया, ठीक है। मैं कहती हूँ कि लेट अस से इस तरफ को मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया, इस तरफ को मैंने फोर्स लिया है, ठीक हो गया। और ये ग्राफ जो है इस तरीके से ऐसे आ गया, ऐसे ग्राफ है। तो बेटा मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेती हूँ, तो इस स्ट्रिप में ये क्या बन गया dx, तो ये उतने टाइम के लिए फोर्स कांस्टेंट ले ली, तो ये बन गया f इंटू डी एक्स, दैट इज डी। अब तुम जब इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना दोगे, ऐसे बना दी ना, हर स्ट्रिप का एरिया उतना वर्क बताता जाएगा, हर एक का एरिया वर्क, तो टोटल वर्क क्या बन गया इंटीग्रेशन। तो नेचुरली जो मैं दूसरी बात कह रही थी कि जब आप कंटिन्यूटी में सम ले रहे हो, कंटिन्यूटी में आ गया ना बेटे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन के सबका आपने सम ले लिया, तो इसलिए जब कंटिन्यूटी में आपके पास समेशन है, देन दैट समेशन चेंजेस इनटू इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर में आपने नंबर 1 सीखा इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है। नंबर 2 बेसिक फॉर्मूले, नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल एंड indefinite integral, number 4 how you can take displacement and reach to acceleration by differentiating, how you can take acceleration and reach to displacement by integrating. So thanks a lot, thank you.